बच्चों को थोड़ा सा नेट में इशू आ गया था, अब दिखाई दे रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था 3 केसेस पढ़े अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स के। मैंने तुम्हें एंगल लेना बता दिया है। हमें एंगल के कंपोनेंट बनाने हैं, जो मास लग रहा है उसका कंपोनेंट बनाना है, और उसका कंपोनेंट हमें ये देखना है कौन सा कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, उसको बैलेंस करेगा। आगे देखते हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कोई भी बॉडी, अगर किसी बॉडी पे कोई हमारा जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है, तो वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बोला था। अगर बॉडी हमारी मोशन में है और उस पर नेट फोर्स हमारा 0 है, तो वो क्या रहेगी? वो मोशन में ही रहेगी। अगर बॉडी हमारी रुकी हुई है, तो वो क्या करेगी? वो स्टॉप हो जाएगी। अगर उस बॉडी रुकी हुई है, अगर उसमें नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो वो रुकी रहेगी। ठीक है ना? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या एफ नेट क्या होता है? 0 होता है हमारा। तो क्या होगा, अगर हमारा एफ एक्स अगर 0 है, तो हमारा एक्सलेशन भी उस डायरेक्शन में क्या होगा? 0 होगा। अगर हमारा नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है, तो उसकी नेट एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? 0 होगा। इफ नेट फोर्स, यही बताया था देखो, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट। अगर हमारा किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो वो उसी स्टेट में रहेगी। इक्विलिब्रियम दो तरह के हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह के कैसे हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम एक तो रेस्ट में स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उस पे जब तक नेट फोर्स हमारा 0 लग रहा है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, जिससे कि उसमें नेट एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमारा फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो उसमें नेट फोर्स क्या आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है। तो इससे हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टैटिक, ऑब्जेक्ट एट मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसको क्या बोला? डायनेमिक। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम में जाने से पहले 3-4 पॉइंट इसके पढ़ो। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है? हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? हमें बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द बॉडी बाय अ पॉइंट। हमें उसके बाद आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, उन फोर्स का हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद उसमें मोशन प्रोवाइड कराना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को मैं करके जाता हूँ। इसका डायग्राम बनाते हैं M1 M2। ठीक है, ठीक है, M2 M1। अभी मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं कि अभी मैं तुम्हें टेंशन की डायरेक्शन लेके बता देता हूँ। टेंशन जो फोर्स होता है, जैसे कि एक रोप है, अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा। पहले तो किसी भी पॉइंट के डायरेक्शन में निकालोगे तो अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगा। तो जैसे अगर हम इस पॉइंट में देखें, ये ऑब्जेक्ट नीचे हमारे गिर रहे हैं, लटक रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट पे बोलेगा टेंशन निकालो तो इस साइड होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे बोलेगा टेंशन निकालने को, तो हमारा टेंशन इस पॉइंट पे लगेगा। इस पॉइंट पे निकालने को बोलेगा तो टेंशन किस पॉइंट पे लगेगा? इस साइड पे लगेगा। इधर क्या लग रहेगा? M1 जी। इधर क्या लग रहेगा? M2 जी। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट पे निकालने को बोलेगा तो टेंशन इस साइड लगेगा। तो हमारा ये T1 T1 T2, देखो ये चीज समझाई है यहाँ पे। अगर हम देखें इस पॉइंट पे लिखेंगे तो टेंशन अपोजिट साइड लगेगा। इस पॉइंट पे लगा करने को तो बोलेगा टेंशन नीचे साइड लगेगा। अब एक बार मेरे ध्यान से सुनो, दो मास है M1 M2, उस पे हमारा क्या होता है? दो पॉइंट लगते हैं। ये देखो फिर से बना के दिखाता हूं। देखो
इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये M2, ये M1। अब टेंशन निकालो को मैंने बोला, ये हमारा एक लटका हुआ है, स्ट्रिंग है हमारी। अब ये बताओ M1 पे अगर इस पॉइंट पे निकालने को बोलेगा टेंशन T1 इस साइड लगेगा, M2 पे इस पॉइंट T1 हमारा इस साइड लगेगा, T2 हमारा इस साइड लगेगा। इसका mg नीचे लगेगा M2g, और इसका mg नीचे लगेगा M1g। अब मुझे एक बात बताओ, T2 को जो बैलेंस कर रहा है वो ये वाला फोर्स M2g और T1 बैलेंस कर रहा है, तो T2 क्या हो जाएगा हमारा, T1 प्लस में M2g, और हमारा M1 मास के लिए ये किसके लिए हो गया, फॉर M2, और T1 जो हो जाएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, M1g के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले मास पे T1 ऊपर लग रहा है, M1g नीचे लग रहा है। तो हमने दो चीज क्या पढ़ी इसमें, हमने फोर्स बैलेंस करना सीखा कि जो हमारा T2 लगेगा वो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा T1 बैलेंस कर रहा है, और M2g बैलेंस कर रहा है, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस में M2g। अब हम आगे देखते हैं, और T1 बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो ये देखो इन्होंने दोनों मास को m माना है, हमने इसको क्या माना है, m1 और m2 माना है। तो T2 इज इक्वल टू m1g प्लस T1, और T1 इज इक्वल टू m इंटू g। अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इसमें ध्यान दो कि कोई बॉडी है, उसमें क्या हो रहा है, वो बॉडी कंटेन कर रही है एक मोशन को, मोशन कंटेन इन अ बॉडी along velocity p is equal to m into v। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, v फाइनल। मास तो कांस्टेंट है ना हमारा, अभी हम एक वहां पे बताऊंगा, मैं आगे केस पढ़ाऊंगा रॉकेट प्रोपल्शन का, यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, वो जो डिपेंड करता है हमारा, वो भी बताऊंगा किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो दो न्यूटन के लॉ उस पे अप्लाई होते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम में मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास हमारा कांस्टेंट है, मास हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमारा जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल p फाइनल। अब एक बात याद रखो, हमारा वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। एक मास हमारा गया वॉल पे, हमने इसको थ्रो किया, एक बॉल को हमने वॉल पे थ्रो करा, उसका मोमेंटम हुआ m इंटू वी। बॉल जो होगी रिबाउंड होगी हमारी तरफ, उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लग गई। अब मुझे एक बात बताओ, p फाइनल जो थी अगर वो हमारे नेगेटिव होगी, बाहर चले जाओ भाई, तुम लोग को इतनी हंसी आ रही है तो देखो, एक बॉल है हमारे पास, ये हमारी बॉल है, इस बॉल को हमने थ्रो करा इस पे, इस वेलोसिटी को हम मानते हैं डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हमने माना पॉजिटिव, हमारी बॉल पे आगे थ्रो हुई बॉल, अब ये यहां से रिबाउंड करेगी, ये हो गया हमारा वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। चेंज इन मोमेंटम पूछ ले हम लोगों से, क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल जो होगा हमारा माइनस m भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारी उल्टी हो गई है, डायरेक्शन में चेंज हो गई है, हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो डायरेक्शन आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस एम भी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एम वी, तो माइनस 2mv। लेकिन हमें क्वेश्चन में कई बार बोलता है, हम इसको मॉड में कर लेंगे चेंज इन मोमेंटम को, तो ये क्या हो जाएगा 2mv। मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा था इस क्वेश्चन में, क्या समझा रहा था मैं तुम लोगों को, मैं तुम लोग को एक चीज समझा रहा था कि क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पे ध्यान देना होगा,
हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में ध्यान इसलिए देना पड़ेगा, अभी आगे एक केस आएगा जिसमें हम एंगल में फेंकेंगे। हमने एक बॉल पे एंगल पे बॉल थ्रो करेंगे और डायरेक्ट केस आता है, वो डायरेक्ट केस आता है। उसको हम जब करेंगे तो वो उस क्वेश्चन, उसका जो सॉल्यूशन जो आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन का ये आता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, वही ऑप्शन में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे को तुम्हें डायरेक्शन समझाना जरूरी था। इसमें हमने ये कर लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है हमसे? आगे हमसे बोला है, अब एक बात मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल पूछ रहा हूं। हमने राइट को माना पॉजिटिव तो लेफ्ट हो गया नेगेटिव, अप साइड को माना पॉजिटिव तो डाउन साइड हो गया नेगेटिव। इतनी बात ध्यान रखना, अगला केस पढ़ाऊंगा उसको ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है, फिर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ आ रहा है। जो पी फाइनल है और पी इनिशियल और पी फाइनल है, पहले वो इनिशियली ऐसे गया फिर फाइनली वैसे गया। एक ऑब्जेक्ट यहां से गया फिर वहां पे गया। इनिशियली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव प्लस जे कैप, फाइनल वेलोसिटी क्या है? प्लस आई कैप। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इसको, तो फाइनल क्या है हमारा? आई कैप। एक ऑब्जेक्ट गया नॉर्थ में, एक ऑब्जेक्ट गया नॉर्थ में। नॉर्थ में डायरेक्शन कौन सी होती है? जे कैप। हमने अप साइड को पॉजिटिव माना है, प्लस जे कैप डायरेक्शन में गया। डाउन साइड में जाता, साउथ में जाता तो माइनस जे कैप होता। हमारा नॉर्थ में गया है तो हम उसको प्लस जे कैप लेंगे। फिर वो ईस्ट में गया, ईस्ट में जाएगा तो प्लस आई कैप लेंगे, प्लस आई कैप लेंगे। अब हमारा क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। बाद में कहा गया था? ईस्ट में गया था। ईस्ट में जाने में क्या लेंगे? एम वी प्लस आई इंटू प्लस आई कैप। फिर हमारा जो फाइनल डायरेक्शन जो होगा एम वी प्लस जे कैप, और इनिशियल अब हमें माइनस करना होगा। तो फाइनल क्या है? आई कैप, एम वी आई कैप, और ये माइनस वाला जे कैप आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे? ये इसको कैसे सॉल्व करोगे? अंडर रूट करके सॉल्व करोगे, और उसमें क्या आएगा? अंडर रूट 2 mv। तो इस चीज को याद कर लो, 90 डिग्री पे जब होगा, परपेंडिकुलर जब होगा, तो ये हमारा क्या आएगा? अंडर रूट 2 mv। इस चीज को ऐसे याद कर लो, मैंने तरीका भी बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अगला पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऐसे थ्रो करा वॉल पे, और वो ऐसे एंगल पे रिबाउंड हो गया। एक चीज ध्यान रखो, जिस एंगल पे फेंकोगे उसी एंगल पे रिबाउंड होगा, जिस एंगल पे फेंकोगे उस एंगल पे रिबाउंड होगा। इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा सिंपल से ऐसा ही। हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने एक वॉल पे एक एंगल पे थ्रो करा, वो उसी एंगल पे रिबाउंड हो गया। अब एंगल दो तरीके से दे सकता है, विद हॉरिजॉन्टल दे सकता है या विद वॉल दे सकता है, विद हॉरिजॉन्टल दे सकता है या विद वर्टिकल भी दे सकता है। हॉरिजॉन्टल लेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल देगा तो हमें cos थीटा लेना होगा। वर्टिकल डायरेक्शन लेगा या वॉल के साथ देगा तो हमें sin थीटा लेना होगा। तो यहाँ पे अभी दोनों केस पढ़ते हैं। एक बॉल को थ्रो करा, वॉल पे लगी, रिबाउंड होगी, एंगल किसके साथ दे रखा है? हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा है। होगा तो हमें क्या करना है? 2mv cos थीटा। चेंज इन एंगल, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2mv cos थीटा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो एंगल बनाएगा वो इसके साथ क्या बनाएगा? ये, और इसके साथ भी ये। मैंने क्या बताया था? जो सरफेस के साथ एंगल बनेगा थीटा बनेगा वो cos थीटा बनता है। लेकिन अगर हमारा एंगल दे रखा होता वर्टिकली, अगर हमें एंगल दे रखा होता वॉल के साथ, तो हमारा क्या होता? तब हमें साइन वाला कंपोनेंट लेना पड़ता, क्योंकि अगर कॉस वाला कंपोनेंट इधर बन रहा है, देखो कॉस वाला कंपोनेंट जिधर बन रहा है उसके अपोजिट, ये देखो ये आया, ये आया, ये हमें एंगल दिया हुआ था, ये हमें थीटा दिया हुआ है, ये भी थीटा दिया हुआ है। एंगल तोड़ेंगे, ये कॉस थीटा निकल गया, ये साइन थीटा निकल गया। तो हमारा क्या करेंगे? अब हमारा क्या करेंगे? अगर हमें एंगल हॉरिजॉन्टल दे रखा होगा तो कॉस वाले कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे,
तो -2mv cos थीटा आएगा, फिर उसको हम मॉड निकाल लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव हमारा क्या दिखा रहा है? नेगेटिव हमारा दिखा रहा है चेंज इन डायरेक्शन। नेगेटिव क्या दिखा रहा है हमारा? जो हमारे डायरेक्शन में चेंज आया उसकी वजह से नेगेटिव आया। और वर्टिकल एंगल दे रखा था, तो अभी मैंने साइन थीटा जो दिखाया था, वर्टिकल एंगल में क्या चेंज आया है? 2mv sin थीटा। वर्टिकल एंगल में क्या चेंज आया है? 2mv sin थीटा। अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा? लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है। कोई चीज अपनी पोजीशन में है जब तक उसमें नेट फोर्स जो लगा है वही उसकी पोजीशन रहेगी। जो नेट फोर्स अगर उसमें जीरो है तो उसकी वो वही स्टेट रहेगी। कोई चीज रेस्ट में है, उस पे नेट फोर्स अगर जीरो लग रहा है तो उसकी जो पोजीशन रहेगी वो रेस्ट में ही रहेगी। कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर नेट फोर्स अगर जीरो लग रहा है, पहले बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या समझते हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से समझते हो उसका एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है, और एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है तो फोर्स क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो डिपेंड करता है हमारा, ये चीज मैंने तुमको बहुत पहले भी पढ़ाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है। जो हमारा एवरेज, जो हमारा फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा? एफ एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा पी क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वी मोमेंटम किस में चेंज आ रहा है? मास हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो इजी है। इसके आगे देखो, ग्राफ पे इसके जिस ग्राफ जो कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ लगेगा मैं उस ग्राफ पे तुमको बताऊंगा कि क्या करना है। इंस्टेंटेनियस निकालना होगा। मैंने पहले तुमको एक चीज बताई है, अगर डिवाइड वाली यूनिट होती है, कोई दो क्वांटिटी डिवाइड होके जो उसका रिजल्ट आता है, जब हम डिवाइड वाली क्वांटिटी F इज इक्वल टू dp बाई dt है, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो जो स्लोप मिलेगा तुम्हें वो क्या मिलेगा? तुम्हें फोर्स मिलेगा। और F और T का जब ग्राफ बनाओगे, F मोमेंटम क्या होता है? F इंटू टी। मोमेंटम क्या होता है? F इंटू टी। जब उसका ग्राफ बनाओगे तो एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा? हमारा मोमेंटम देगा। एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा? हमारा मोमेंटम देगा। तो अब देखो इस चीज को समझाता हूं। हमने समझा है, क्या समझा है? इंस्टेंटेनियस हमारे दे दिए dp बाई dt। तो स्लोप देगा पीटी ग्राफ का, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या होगा हमारा? स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ क्या होगा हमारा? ये डिवाइड हो रहे हैं तो स्लोप जो होगा हमारा वो फोर्स देगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स देगा। अब वहीं पे अगर dt को मैं इधर भेज दूं तो डेल्टा p इज इक्वल टू f इंटू dt जो होगा हमारा, वो हमें क्या देगा? एरिया ऑफ ft देगा। एरिया ऑफ ft देगा तो dp को क्या लिख सकता हूं? m इंटू v लिख सकता हूं। और इस पे आगे जाके इतना बढ़िया एक केस बनने वाला है तुम्हारा रॉकेट प्रपल्सन का, जिसपे क्वेश्चन पक्का आता है। जिसपे क्या होता है? क्वेश्चन पक्का आता है। चलो आगे शुरू करते हैं। ये हो गया। देखो हमारा जो होता है, देखो मोमेंटम में क्या पढ़ा हम लोगों ने? F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब dp बाई dt में क्या होता है? dmv बाई dt। हमने दो चीज पढ़ी, dp बाई dt मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v होता है। अब dm इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? m को अगर हम कांस्टेंट होता है हमारा तो dv बाई dt, अगर v वेरिएबल होगा। अगर v वेरिएबल नहीं होता, v कांस्टेंट होती है अगर हमारी, तो ये क्या हो जाएगा? dm बाई dt। समझे क्या होता है? एक वेरिएबल होगा तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट होगा तो उसका जो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
अगर दूसरा वाला, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का होगा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मास क्या होगा डिफरेंशिएशन। यही दो केस बन सकते हैं। और मास जब चेंज होगा उस पे एक हमारा केस आएगा रॉकेट propulsion का। अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt जीरो हो जाएगा, और dm/dt जीरो हो जाएगा अगर हमारा, तो dv/dt क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो f इज इक्वल टू ma हो जाएगा। अगर एक केस मानो v कांस्टेंट होता है हमारा, अगर हमारा m कांस्टेंट नहीं है, dm/dt जीरो नहीं होता, तो हमारा क्या हो जाएगा, v इज इनटू dm/dt, क्योंकि v कांस्टेंट है तो ये वाली क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू dm/dt। डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अलोंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिस साइड लगेगी, जिस डायरेक्शन में लगेगी, उस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स ऑलवेज उसी डायरेक्शन में लगेगा। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स के बारे में तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, पहली बात तो कि चेंज इन मोमेंटम होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है। तो मैं सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बता दिया मैंने। चेंज इन मोमेंटम F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है अगर, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी, तो F इंटू डी टी लिख सकता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे T1 से T2 तक। तो इंपल्स क्या हो गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम F इंटू डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2 में। ये हो गया इंपल्स, हमारा इतना ही है। इंपल्स हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपल्स से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले जो लिखे हैं इसी से क्वेश्चन आएगा। इंपल्स में और कुछ नहीं पढ़ना है, इंपल्स में हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने सबसे पहली क्लास में तुम लोग को बताया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मेरे को अभी भी याद है, मैंने बोला था जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, जितना एक्शन लगाओगे उतना रिएक्शन मिलेगा। सिंपल सा, there is an equal and opposite reaction for every action, there is an equal and opposite reaction for every action। कभी भी अकेले नहीं लगता कोई फोर्स। अगर मैं इस पेन को उठा रहा हूँ, ये पेन अगर हल्का है तो मैं उठा पा रहा हूँ, अगर ये पेन बहुत भारी होता मैं नहीं उठा पाता, तो मेरा फोर्स तो लगा रहा हूँ मैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी अपना उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो मैं नहीं उसको, और मेरा बॉडी उतना फोर्स बैलेंस नहीं कर पा रहा है जितना उस बॉडी, वो बॉडी फोर्स लगा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पा रहा हूँ। ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एट सेम इंस्टेंट डिफरेंट बॉडी, इक्वल मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन, हैविंग सेम नेचर, ऑल द थ्री लॉ ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तीनों लॉ ऑफ मोशन जो है इंडिपेंडेंट है। हमने तीनों लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं, अभी तीसरा लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं अभी। पहली बात ध्यान रखो, अकेली बॉडी पे नहीं लगेगा कभी भी, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, एक ही समय पे लगेंगे, एक ही समय पे लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक्शन अभी लग रहा है रिएक्शन कभी और लगेगा। ऑलवेज एक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मोमेंटम तो कंजर्व करना पड़ता है, तो हमारा अगर हम किसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो डायरेक्शन हमारा फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं पानी पी लूं। मैंने क्या बताया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि ऑलवेज एक्ट इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, अकेला नहीं लगता है, ठीक है।
अकेला नहीं लगेगा। आगे देखो क्या पढ़ा था, तीनों लॉ जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है, हमें जिस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है उस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है उस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में करना है तो पी एक्स कंजर्व करना है तो पी एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें एक सिस्टम आएगा गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम को देखो, अगर मास ऑफ गन कैपिटल एम है और मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम है, वेलोसिटी ऑफ गन दे रखी है जी वी जी और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है वी बी। अब तुम मुझसे पूछोगे कि वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है, वो अब तुम्हें इसमें पता लगेगा। बुलेट की वेलोसिटी तुम लोगों ने देखी है, कोई भी बुलेट चलाते हैं उससे वेलोसिटी कितनी हमें जनरेट वो देखी है हम लोगों ने। अब हमें बात करनी है कि वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी। तो ये देखो, इनिशियल जो हमारा जब सब कुछ हम जब मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, इनिशियल मोमेंटम जो कंजर्वेशन हो रहा था हमारा, इनिशियल जो मोमेंटम कंजर्व हो रहा था, जो एक गन है, बताओ हमारे पास कोई गन है हमारे पास, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, उसके अंदर जो बुलेट थी वो भी हमारे रेस्ट पे थी, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो जो उसका इनिशियल कंजर्वेशन होगा, कैपिटल मास m, वेलोसिटी ऑफ गन g प्लस कैपिटल स्मॉल मास m, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v, ये दोनों तो जीरो जीरो हो जाएंगी। इनिशियली तो कोई मोशन है नहीं। फाइनल में क्या होगा, जब हमारा तुमने बुलेट चलाई, पीछे रिकॉइल आता है, पीछे रिकॉइल आता है गन का, ठीक है। तो कुछ जब वेलोसिटी जनरेट हुई m इंटू वी जी और इसका क्या हुआ स्मॉल m इंटू वी बी। ये चीज समझ में आई? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था, इनिशियली जीरो है तो हमारा क्या हो गया, एम जी m इंटू वी जी जो हो गया वो नेगेटिव हो गया m इंटू वी बी, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया हमारा, तो ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें मान लो वेलोसिटी ऑफ गन निकालने को बोल दिया, वीजी निकालने को बोल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। कोई भी चीज निकालने को बोल दे इन चारों में से, वो चीज हमारी जी वो चीज हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखो मैं तुम्हें बस क्वेश्चन में ये बताना चाहता था कि तुम्हें पूछेगा कि मोमेंटम कंजर्व करो और तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालने को बोल दे, वेलोसिटी ऑफ गन निकालने को बोल दे, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम बस उसका मोमेंटम कंजर्व कर दोगे, समझे। इनिशियल मोमेंटम जीरो था हमारा, ये देखो यहाँ पे निकाला होगा इन्होंने, ये देखो इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, मैंने तुमको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, जबकि मैं तुमको रिवीजन करा रहा हूँ तब भी मैंने तुमको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे करना है। ये देख लो Vg जो है इज इक्वल टू माइनस एम वीबी बाय कैपिटल एम, ठीक है, ये देखा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर फोर्स निकालेंगे और फोर्स निकाल रहे हैं बुलेट पे, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, तो अगर एक बुलेट पे निकाल रहे हैं तो m इंटू वी बी अपॉन डेल्टा टी, n बुलेट पे निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स जैसे जो निकालते हैं n m v b, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम। एक और बार समझा देता हूं, एक और बार समझा देता हूं। ये देखो मैंने क्या बताया कि बुलेट पे निकालना है फोर्स, हमारा मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, किसके मोमेंटम में, बुलेट के मोमेंटम में, बुलेट पे फोर्स पूछ रहा है, तो हमारा बुलेट पे मास कितना है स्मॉल m, वेलोसिटी में चेंज कितना है वीबी, इनिशियल जीरो थी तो मोमेंटम हमारा ये हो गया अपॉन में जो टाइम में चेंज आया होगा। ये कैसे आया, एफ इज इक्वल टू क्या था हमारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब हमने ये एक बुलेट के लिए निकाला है, वन बुलेट के लिए निकाला है, ठीक है।
एन बुलेट के लिए निकालने को बोलते हैं। F इज इक्वल टू एन एम वी बी डेल्टा टी। इसको कैपिटल एन माना है हम लोगों ने। अब क्या करोगे, इसको n को n बाय डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं स्मॉल n m v b। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बताया, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हुआ, और चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है हमारा फोर्स। तो हमने उससे क्या करा, एन एम वी बी अपॉन डेल्टा टी जो हुआ एन एम इंटू वी बी। एन क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। आगे देखते हैं। इंपल्स पढ़ लिया है हम लोगों ने, रिकॉइल वेलोसिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हमारा आगे क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताई थी उस दिन। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आता है हमारा पी स्क्वायर बाय 2m आता है, ये बताया था। P इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम सेम, गन का होगा तो सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, m बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी। काइनेटिक अगर मोमेंटम, अगर क्वेश्चन आया और बोला गया तुमसे कि दो बॉडी का मोमेंट, दोनों का गन और बुलेट का मोमेंटम सेम है, गन और बुलेट का मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम अगर सेम है तो काइनेटिक, अगर मोमेंटम सेम हो जाएगा हमारा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस मास के। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। तो काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की होगी, बुलेट का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा होगी, गन का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी गन की कम होगी। और सबसे बड़ी बात, काइनेटिक एनर्जी मैंने तुम लोग को पहले ही बताया है, मोशन से आती है। मोशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोशन जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब मैंने तुमको बोला था, अभी तक हम जितना केस पढ़ते हुए आते हैं वो होते हैं हमारे सारे केस चेंज इन वेलोसिटी के। देखिए हमने मोमेंटम में एक चीज पढ़ी थी, वो था रेट ऑफ चेंज। जो हमारा कौन सा ऐसी चीज होगी जब मास भी चेंज हो रहा है। मास कब चेंज होता है हमारा, मास तो हमने आज तक पढ़ा था कि कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मास चेंज ही नहीं होता। मास चेंज होगा हमारा रॉकेट में। एक रॉकेट होता है, जब वो लॉन्च होता है तो उसमें जिस रेट से उसका फ्यूल बर्न होता है उस रेट से उसका मास कम हो रहा होता है। तो इनिशियल मास अगर m है, देखो मैंने तुमको बोला इनिशियल मास क्या है हमारा m नॉट, इनिशियल मास क्या है हमारा m नॉट है। फ्यूल बर्निंग किस रेट पे हो रहा है, dm बाई dt। फ्यूल बर्न हो रहा है जो, उसको हमने क्या माना है, dm बाई dt। वेलोसिटी जो हो रही है एग्जॉस्ट होने की, फ्यूल एग्जॉस्ट होने की वेलोसिटी u है। तो एक बात बताओ मुझे, जिस वेलोसिटी से एग्जॉस्शन हो रहा है, जिस वेलोसिटी से हमारा फ्यूल एग्जॉस्ट हो रहा है उसको हमने u माना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है मास का, फ्यूल का मास का जो बर्न होने का रेट है वो dm बाई dt है। तो हमारा अप थ्रस्ट का जो फोर्स लगेगा, ये जो हमारा जैसे u से नीचे जा रहा है रेट, u इंटू dm बाई dt हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, हमने माना इनिशियल मास को, पहले देखो रॉक, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ इसलिए कि पेपर में आ सकता है। रॉकेट प्रोपल्शन, इनिशियल मास को माना हम लोगों ने m नॉट, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग को माना हम लोगों ने
dm by dt। अब मुझे एक बात बताओ, एक फ्यूल है मेरे पास, एक रॉकेट है मेरे पास, उससे फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है। जितनी स्पीड से फ्यूल बर्न होगा उतना ज्यादा अप थ्रस्ट लगेगा मेरे रॉकेट को ऊपर जाने के लिए। एफ नीचे यू वेलोसिटी माने एग्जॉशन की, एग्जॉशन की जो वेलोसिटी है वो क्या मानी हमने, यू। मास चेंज हो रहा है डीएम बाई dt, तो हमारा फोर्स क्या होता है, मास चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है। मोमेंटम हमारा मास चेंज हो रहा है, हमारे यहाँ पे वेलोसिटी हमारे कांस्टेंट है u इनटू dm बाय dt। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा एक फोर्स ये लग रहा है ऊपर जाने के लिए लग रहा है, एक फोर्स रॉकेट हमारा लगा रहा होगा m नॉट, जो उसका मास था m नॉट g, वो लगा रहा होगा। तो हमारा F